नमस्कार, मैं हूं महक बिश्नोई और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। उत्तर प्रदेश की राजनीति अब करवट लेने लगी है और इसकी बानगी धीरे धीरे सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव के नतीजों में बदलाव देखने को मिल रहा है। कभी महज 5 सीटों पर जीत हासिल करने वाली समाजवादी पार्टी 35 से अधिक सीटों पर आगे चल रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेता पीछे चल रहे हैं। पीलीभीत से उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे जितिन प्रसाद ने जीत हासिल कर ली है। वही बात अगर मोहनलालगंज से सपा उम्मीदवार आर.के. चौधरी की जाए तो उन्होंने भी जीत हासिल कर ली है। वहीं केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर को उन्होंने हराया है। लखीमपुर खीरी से सपा उम्मीदवार उत्कर्ष वर्मा, लखनऊ से बीजेपी प्रत्याशी राजनाथ सिंह, चंदौली से सपा प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह, मोहनलालगंज से सपा प्रत्याशी आर.के. चौधरी, बहराइच से बीजेपी उम्मीदवार आनंद कुमार और उन्नाव से बीजेपी प्रत्याशी साक्षी महाराज। इसी के साथ रायबरेली से कांग्रेस उम्मीदवार राहुल गांधी, बुलंदशहर से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर भोला सिंह चुनाव जीत चुके हैं। वहीं मोहनलालगंज से सपा उम्मीदवार आर.के. चौधरी ने जीत हासिल की है। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। सुल्तानपुर में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राम भुआल निषाद 22,270 मतों से फिलहाल आगे चल रहे हैं। भाजपा की मेनका गांधी पीछे चल रही है। इसी के साथ राहुल गांधी ने जो है रायबरेली से जीत हासिल कर ली है। और अब बात अगर की जाए उन्नाव से, तो उन्नाव में बीजेपी उम्मीदवार साक्षी महाराज, बहराइच से बीजेपी प्रत्याशी आनंद कुमार और बुलंदशहर से डॉक्टर भोला सिंह ने जीत हासिल की है। और आपको बता दें कि मेरे सहयोगी रिजवान जो है मेरे साथ जुड़ गए हैं। रिजवान, जिस तरीके से चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं, मैं अमेठी की सीट की ओर जाना चाहूंगी, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, अब मैं आपको बताऊं, अमेठी से जो है इस वक्त खबर ये है कि अमेठी से जो स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री है 2019 में जीती थी, अब की बार उनकी हार हो चुकी है। जो कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा हैं, अब की बार वो यहाँ से जीते हैं और एक बार फिर कांग्रेस ने ये साबित कर दिया है कि जो गांधी पट्टी है, जो गांधी लैंड है, वो गांधी के ही हाथ में रहेगा। भले ही गांधी परिवार का कोई शख्स अब की बार ना लड़ा हो, लेकिन गांधी परिवार ने यहाँ पे पूरी साबित होगी कि पूरी जान जोखिम अपना खून पसीना बहाया था और अब की बार उसका इसको फल मिला है। जनता ने एक बार फिर गांधी परिवार को और गांधी परिवार के जो पट्टी जो है उसको किशोरीलाल शर्मा की झोली में डाल दिया है और कांग्रेस के लिए ये अपने आप में बहुत बड़ी जीत है। देखिए रिजवान, जिस तरीके से सारी गतिविधियां सामने आ रही है, वही स्मृति ईरानी ने खुलेआम जो है राहुल गांधी को चैलेंज दिया था, तो क्या आज जिस तरीके से नतीजे सामने आ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी का ओवर कॉन्फिडेंस कहे या क्या कहा जा सकता है? बिल्कुल सही बात है, आप सही कह रही हैं मैच। जिस तरह से स्मृति ईरानी चौक चौराहे पर राहुल गांधी को खुलेआम चुनौती देती थी और एक बार अभी कुछ ही दिनों पहले उनकी एक वीडियो वायरल थी जहाँ पर वो एक जनसभा को संबोधित कर रही थी और उनका माइक खराब हो गया था। तो उस दौरान उन्होंने कहती कि अब माइक वाले का नाम राहुल है, तो इसके लेकर उन्होंने राहुल की चुटकी ली थी जो पूरे इंटरनेट पर, पूरे ट्विटर पर और तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर वायरल हुई थी। और उनको एक कॉन्फिडेंस था, वो तमाम जो बीजेपी के लीडर थे उनको भी ये कॉन्फिडेंस था कि अब की बार स्मृति ईरानी एक बार फिर से जीत रहे हैं। क्योंकि स्मृति ईरानी जब 2014 में यहाँ से लड़ी थी पहली बार, तो वो हार गई थी, लेकिन उन्होंने वो जगह नहीं छोड़ी, सीट नहीं छोड़ी। एक बार फिर जब वो 2019 में आई तो उन्होंने राहुल गांधी को हरा दिया। राहुल गांधी उस वक्त जो है पार्टी के अध्यक्ष थे। इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए जब इस्तीफा दिया था उसके बाद से ही राहुल गांधी वायनाड से सांसद थे। उसके बाद जब एक बार फिर बात आई कि राहुल गांधी वायनाड से लड़ेंगे या अमेठी से लड़ेंगे, लेकिन अब की बार जब जैसे कि आपको पता है रायबरेली से उनकी माता जो सोनिया गांधी है वो राज्यसभा चली गई है, तो वो सीट खाली हुई थी राहुल गांधी वहाँ पे ही। और जो राहुल गांधी जो वहाँ पे सारा मैनेजमेंट देखते थे कि किशोरीलाल शर्मा को अमेठी से उन्होंने चुनाव लड़ा है। और अमेठी से किशोरीलाल शर्मा का जीतना इसलिए भी अहम है क्योंकि जो केंद्रीय मंत्री है, बड़ी ही नेता है स्मृति ईरानी ने वहाँ पर अपना घर भी बना लिया है। और अभी आपने देखा कि तमाम जो बड़े दिग्गज नेता है वो अमेठी का दौरा करके आए, चाहे भाजपा के हो चाहे वो कांग्रेस के हों, ये तमाम और भी लोग हों। अमेठी एक हॉट सीट बनी हुई थी, गांधी परिवार की पूरी प्रतिष्ठा जो है इस पर टिकी हुई थी इस सीट पर। लेकिन एक बार फिर कांग्रेस ने दिखा दिया है कि कांग्रेस में अभी भी दम बाकी है। और उत्तर प्रदेश में
पिछले चुनाव में वो एक सीट पर चुनती थी सिर्फ। ठीक है। रायबरेली की एक सीट थी जिस पर वो चुनती थी, लेकिन अब की बार स्मृति ईरानी को हराकर कांग्रेस ने पूरी अपनी ताकत दिखा दी है। रिजवान, देखिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जो हैं आनंद श्रीवास्तव जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्य न्यूज के पैनल पर। जिस तरीके से अमेठी में जो है रुझान देखने को मिले, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? अनुराग जी, आपको मेरी आवाज आ पा रही है? माफ कीजिए प्रदीप जी, आपको मेरी आवाज आ पा रही है? हाँ बताएं। देखिए, जिस तरीके से अमेठी में इस वक्त प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, अमेठी से जिस तरीके का रिजल्ट सामने आया, उसको लेकर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? देखिए, कहीं ना कहीं से स्मृति जुबिन ईरानी को लेकर अमेठी वालों की जो नाराजगी वो सामने जो है आती हुई दिखाई दी है। और एक लंबे अंतराल से स्मृति जुबिन ईरानी ने जो है चुनाव हारा है। केएल शर्मा की बात करें, केएल शर्मा चूंकि अमेठी जीतने का एक सबसे बड़ा रीजन ये भी रहा कि रायबरेली से सटा हुआ अमेठी है और ऐसी स्थिति में वहां पर फर्क पड़ना था और ये माना जा रहा था, तय था कि वहां पर जो है केएल शर्मा चुनाव जीत जाएंगे और वही हुआ। केएल शर्मा चुनाव जीत गए। और एक जो दूसरा फैक्टर वहां पर आया वो कहीं ना कहीं से गांधी और नेहरू परिवार का फैक्टर नजर आया। जी देखिए, जिस तरीके से यूपी में इस वक्त रुझान सामने आ रहे, 2019 के मुकाबले बीजेपी को काफी शिकस्त देखने को मिल रही है। क्या कुछ कहना है आपका? क्या कुछ मानते हैं इसके पीछे की वजह क्या कुछ रही है? एक बार दोबारा रिपीट करिए सवाल। प्रदीप जी, देखिए जिस तरीके से 2019 में आपने देखा बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की थी, बहुमत की सरकार बनाई थी, लेकिन इस बार यूपी के हालात जो आप देख रहे हैं उसको लेकर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? लगातार जो है गठबंधन आगे चल रहा है और बीजेपी की जितनी भी सीटें हैं वो शिकस्त खाती हुई नजर आ रही है। देखिए, इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो एक तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने को सहेजने में वो नाकाम रहे। दूसरा, जो इन्होंने बीच में राष्ट्रीय लोक दल के साथ एक गठबंधन किया और इसके अलावा जो एक योजना की अग्निवीर योजना जिसको लेकर युवाओं में बहुत ही जबरदस्त आक्रोश था, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी जो थी उसको विपक्ष ने मुद्दा बनाया और वो मुद्दा इस चुनाव में खूब चला है। तो ये दो मुद्दे प्रमुख रहे हैं जिसकी वजह से इनकी सीटें कम हुई हैं उत्तर प्रदेश में। और नो डाउट कि इस समय पूरे देश में अखिलेश यादव एक बड़े नेता बन के उभरे हैं विपक्ष के। और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने अपना अस्तित्व बचाया है। एक दो सीटें हैं जिनकी विषय मैं आपको बता दूं। अगर हम बात करें तो तनुज पुनिया बाराबंकी से चुनाव जीत गए हैं। उनके पिताजी पीएल पुनिया कांग्रेस के काफी करीबी रहे हैं, कांग्रेस के सेवा सलार हैं, छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी थे। और इस तरह से तमाम ऐसी सीट हैं जहां पर इस बार सिंपैथी आउट मिला है। तनुज पुनिया कई बार चुनाव लड़े थे लेकिन वो चुनाव जीत नहीं पाए थे, चुनाव हार गए थे। तो कहीं ना कहीं से ये सारे फैक्टर काम आ रहे हैं। ठीक है रिजवान, क्या आपको मेरी आवाज आ पा रही है? जी मैं सुन पा रहा हूं। रिजवान, देखिए हमने अमेठी की बात की, मैं अब आपसे जो है अयोध्या के बारे में जानना चाहूंगी कि अयोध्या को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया है आपकी, क्या कुछ हालात है वहां के, किस तरीके से जो है? देखिए, एक बड़े दिलचस्प बात है कि जिस राम मंदिर को लेकर भाजपा अब की बार मैदान में गई थी, जिस राम मंदिर को लेकर भाजपा कहा था और एक नैरेटिव दिया था कि जो राम को लाए हैं हम उसको लाएंगे, हमने ये भी बात ज्यादा सुना। और भाजपा के तमाम जितने भी नेता थे वो मंच से पहुंच के कहते थे कि राम भक्त हैं और राम विरोधी, राम वर्सेस मुसलमान, और बहुत भी जो मुद्दे को जो है राम के पर इंगित करना चाहा था भाजपा ने। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भाजपा हार चुकी है अयोध्या सीट भी। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है, हर कोई जान रहा है और हर कोई इस चीज पर मंथन कर रहा है कि आखिर अयोध्या जो है वो अब की बार कैसे हार सकती है बीजेपी, क्योंकि बीजेपी लगातार वहां से 2 बार से जो उनके लल्लू सिंह हैं वो वहां से जीत रहे हैं। लेकिन अब की बार अवधेश प्रसाद ने लल्लू सिंह को तकरीबन 50,000 वोटों से हरा दिया है। और ये इस वक्त जो है पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए, तमाम सीटों पर हार जीत तो होती है, ये एक बंदा जीता है, एक प्रत्याशी हारता है, लेकिन एक ऐसी सीट
जो पूरे देश में चुनावी मुद्दा बनाया गया, जिस चीज को लेकर भाजपा गाए बगाए उसको याद दिलाती थी कि हमने राम मंदिर बनवाया है, और ये राम मंदिर एक जो मेन फैक्टर था आपकी बार राम मंदिर का, तो वहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का जीतना क्या कहता है। निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी जो मुद्दे लेके गई थी जनता के पास, उत्तर प्रदेश की जनता के पास, वो जैसे कि अभी सर ने बताया, बेरोजगारी एक मुद्दा थी, महंगाई मुद्दा थी, अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ जो सेना का मुद्दा था, अग्निवीर का मुद्दा था, पढ़ाई का मुद्दा था, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी मैदान में गई। और ये देखा गया कि राम के नाम को लेकर जनता इतनी खुश नहीं है जितना वो अपने सरोकार, जो इन मुद्दों से उनके सरोकार हैं, जनता उसको लेकर वोट देगी। और वोट देकर जनता ने एक बार फिर दिखा दिया है कि जो अब चुनाव है वो असल मुद्दे क्या हैं। राम अब की बार मुद्दा नहीं था, ये अब की बार जाहिर हो गया। अगर ऐसा नहीं होता तो यहाँ से अब बीजेपी प्रत्याशी नहीं हारता। ठीक है रिजवान। प्रदीप जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए अगर बात अन्य सीटों की जाए या अन्य जगहों की बात की जाए कि वहां पर विकास नहीं हुआ, तो समझ में आता है कि जनता ने ये बात अपने दिमाग में सोचकर वोट किया। लेकिन बात जब अयोध्या की आती है तो अयोध्या में राम मंदिर बना, कहीं ना कहीं उसकी वजह से टूरिज्म बढ़ा, और टूरिज्म बढ़ा तो सीधी सी बात है कि लोगों को रोजगार भी मिला है। पर जिस तरीके से अयोध्या से जो है परिणाम सामने आए हैं, तो इसको लेकर कई सवाल खड़े होते हैं कि जनता के मन में आखिर ऐसा कौन सा सवाल था कि अयोध्या की सीट भी निकाल पाना बीजेपी के लिए भारी पड़ गया। देखिए, अयोध्या के मामले में बड़ी गंभीरता के साथ मैं बताना चाहूंगा कि सिर्फ जगह के डेवलपमेंट से लोगों का डेवलपमेंट नहीं होता है। अयोध्या में आज भी जो पढ़ाई है वो बहुत लो है, और वहां पर लल्लू सिंह ने जिस तरह से यह बताया था, एक स्टेटमेंट दिया था कि हम अगर चुनाव जीतते हैं, भारतीय जनता पार्टी दोबारा आती है, तो हम संविधान को बदलने की कोशिश करेंगे, जिसको विपक्ष ने बहुत ही अच्छे तरीके से लपक लिया था। और आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के सारे कंपेनिंग में विपक्ष ने, और उत्तर प्रदेश ही नहीं जबकि पूरे भारत के तमाम कंपेनिंग में विपक्ष ने ये कहा था कि अगर ये पार्टी चुनाव जीत जाती है तो निश्चित रूप से ये संविधान बदलेंगे। अब हम अयोध्या की गणित को समझते हैं। अयोध्या में दलित, मुसलमान और इसके अलावा ओबीसी, ये 3 प्रमुख वर्ग हैं जो बड़े वोटर हैं। उसके बाद वहां पे सवर्णों की स्थिति है, तो सिर्फ सवर्णों के वोट से हम चुनाव नहीं जीत सकते हैं। क्रोनोलॉजी जो है वो आज की डेट में सबकी बदल चुकी है, और यही कारण है कि लल्लू सिंह वहां से चुनाव हार गए। सिर्फ उनके बड़बोलेपन ने चुनाव हरा दिया। जी प्रदीप जी, देखिए अभी वक्त जो है 4 बजने वाले हैं। क्या लगता है कि आगे जिस तरीके से वक्त बढ़ रहा है वो बीजेपी के लिए भारी होने वाला है, या फिर अभी भी खेल पलट सकता है? बहुत ज्यादा पलटने का कुछ चांस नहीं नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी 230-235 के आसपास में सिमट गई है। उसकी गठबंधन की बात करें 294 या 95 लास्ट अपडेट था जब मैं इलेक्शन कमीशन का। आपको मैं बताऊं कि अब जो इनके सहयोगी दल के नेता, प्रदीप जी आपकी आवाज कट रही है। और ये जो, जी बोलिए। जो इनके सहयोगी दल के नेताओं की बात करें, अगर नीतीश कुमार की बात करें, तो निश्चित रूप से एनडीए की सरकार बनेगी। प्रदीप जी आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है। मैं रिजवान के पास जाना चाहूंगी। रिजवान, बताया जा रहा है कि राहुल गांधी जो है आज शाम एक बैठक करने जा रहे हैं। क्या लगता है, क्या कुछ चर्चा होने वाली है इस अहम बैठक में? देखिए, निश्चित तौर पर मैं जो राहुल गांधी बैठक करने जा रहे हैं उस पर जो जितने भी इंडिया गठबंधन को जो सीटें मिली हैं उस पर मंथन होगा। और क्या कहते हैं, अगर कुछ सीटों की जरूरत पड़ती है सरकार बनाने में तो जाहिर तौर पर जो विपक्ष के नेता हैं उनसे बात करी जाएगी। इसमें सबसे पहले नाम आता है नीतीश कुमार का, क्योंकि अभी सूत्रों के हवाले से खबर आई थी थोड़ी देर पहले कि नीतीश कुमार को फोन गया है इंडिया गठबंधन की तरफ से, और उन्हें ऑफर भी दिया गया है इंडिया गठबंधन की तरफ से कि आप हमारी सरकार में आइए, हमारे साथ शामिल होइए और उप प्रधानमंत्री यानी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का पद ले लीजिए। अभी सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आई थी कि संजय शरद पवार ने इस बात को
कहा है कि उनको फोन किया है कि आप हमारे साथ आइए। उधर संजय राउत जो है सुबह एक बयान दिया था, संजय राउत का मुझे बयान याद आ रहा है। संजय राउत ने कहा था कि राहुल गांधी के नेतृत्व में जो इंडिया गठबंधन है उसमें अब की बार जो ऐतिहासिक जीत हासिल करने जा रहा है और अब की बार जो है भाजपा वो सत्ता से उखाड़ फेंकेगा। ऐसे ऐसे बयान आ रहे हैं तमाम जो नेता हैं विपक्ष के उनकी तरफ से। और मैं आपको बताऊं, अभी 2 ही दिन पहले मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में एक बात कही कि मेरी से अगर कोई मेरी व्यक्तिगत राय पूछे तो मैं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री मटेरियल मानता हूँ, प्रधानमंत्री का एक अच्छा उम्मीदवार मानता हूँ। तो कहीं ना कहीं संकेत हैं, अगर पार्टी को जरूरत पड़ती है कुछ सीटों की तो पार्टी निश्चित तौर पर जो है जो विकल्प हैं जो इस वक्त एनडीए में मौजूद हैं दल उनसे संपर्क करेगी। उसमें चंद्रबाबू नायडू भी हो सकते हैं, उसमें जयंत चौधरी भी हो सकते हैं जो चुनाव के पहले तक उनके साथ थे, उनमें जो है नीतीश कुमार हो सकते हैं, उनमें और भी क्षेत्रीय दल हैं जो राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ आ सकते हैं। देखिए अभी परिदृश्य पूरी तरह से साफ नहीं है, कुछ नहीं कहा जा सकता कि किसको कितनी सीट मिल रही है। अभी जो रुझान है वो सभी को पता है, 290 293 पे बीजेपी चल रही है और 236-35 पर अभी कांग्रेस अटकी है। पूर्ण बहुमत के लिए 272 का आंकड़ा है। हालांकि भाजपा रुझानों में आंकड़ा पूरा कर चुकी है, लेकिन यथार्थ में धरातल पर ये कितना आंकड़ा सटीक बैठेगा ये तो अब देखने वाली बात होगी। राहुल गांधी की जो मीटिंग है, मीटिंग में अब क्या मुद्दे रहेंगे, मुझे लगता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री की किसी को पद ऑफर करके अपनी सरकार बना भी सकते हैं। ये एक अहम खबर है जो अब तक आ रही है। राहुल गांधी को अगर जरूरत पड़ी तो वो किसी को प्रधानमंत्री पद का भी ऑफर दे सकते हैं, लेकिन सरकार वो किसी हालत में बनाना चाहेंगे। देखिए रिजवान, जिस तरीके से जो है गठबंधन बहुत अच्छा जो है गठबंधन का रुझान देखने को मिल रहा है, वहीं एक तरफा अमेठी की सीट भी जीत ली है, तो प्रियंका गांधी ने भी जो है किशोरी लाल को बधाई दी है जीत की। तो इसी के साथ साथ मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरीके का माहौल जो है कांग्रेसियों में देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से जीत का जो है एक के बाद एक वो सीट जीतते जा रहे हैं, क्या कुछ माहौल है? आज के टाइम में जो उत्साह है वो अपने चरम पर है। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो बहुत प्रफुल्लित हैं, बहुत खुश हैं, क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरह से कमबैक किया है वो अपने आप में अचंभित करता है। कांग्रेस के बारे में लोग कह रहे थे कांग्रेस पहले से भी जितनी 52-53 सीट पिछली बार आई थी उससे भी कम का आंकड़ा, 50 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी। खुद प्रधानमंत्री ने, मुझे याद आता है कि संसद में बोला था कि मैं चाहता हूं कि कांग्रेस अच्छा करे और कम से कम वो विपक्ष के नेता का जो आंकड़ा है 10% सीटों का वो पार कर ले। आपको याद होगा कि पिछली बार जो है कांग्रेस को इतना भी आंकड़ा हासिल नहीं हुआ था कि वो विपक्ष का नेता अपना लोकसभा में बना सके। इसको लेकर प्रधानमंत्री ने कहा था। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की जो दुआ थी कांग्रेस के लिए, जो उनके मतलब कहा गया था कि इतनी सीट मिलनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की दुआ कांग्रेस को लग गई है और कांग्रेस ने इतना अच्छा कमबैक किया है, इसको लेकर निश्चित तौर पर किसी को भी कोई उम्मीद नहीं थी। सबसे बेहतर बात है कि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में जितना अच्छा किया है उतना अच्छा क्या कहते हैं अब तक नहीं किया था। साल 2009 में कांग्रेस ने अच्छा किया था, उसके बाद साल 2024 का हम खड़े हैं, आज रिजल्ट आ रहे हैं और कांग्रेस इतना अच्छा कर रही है, ये अपने आप में बड़ी बात है। एक और अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि अखिलेश यादव जिस तरह से उभर कर आए हैं, अखिलेश यादव वास्तविकता में अखिलेश यादव ने सबको चौंका दिया है, क्योंकि जब से अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की कमान संभाली है तब से कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव ने अपने दम पर एक भी चुनाव नहीं जीता है। जैसे आपको याद होगा साल 2012 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद साल 2017 का चुनाव हारे, उसके बाद साल 2022-19 का चुनाव हारे लोकसभा का, सिर्फ 5 सीट आई थी, उसके बाद साल 2022 आता विधानसभा चुनाव होता है, उसमें अखिलेश यादव हार जाते हैं। लेकिन साल 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने वो कमाल कर दिखाया। उन्होंने अपने नेतृत्व को जो है वो साबित कर दिया है कि अखिलेश यादव भी किसी से कम नहीं है और उत्तर प्रदेश में आज भी अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की कुर्सी बोलती है, तो इन लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने बिल्कुल साफ कर दिया है। देखिए रिजवान, ये तो जनता का निर्णय है, जनता तय कर रही है, वही सारे फेसेस निकलकर सामने आ रहे हैं। जनता जनार्दन सबसे बड़ी होती है। इसी के साथ मैं आपसे जानना चाहूंगी कि दिल्ली के क्या कुछ हालात हैं 7 सीटों पर, जिस तरीके से सुबह से देखने को मिल रहा था कि लगातार जो है भाजपा बढ़त बनाए हुए, कहीं यूपी छोड़िए चले, कम से कम दिल्ली में तो लगातार वो बढ़त बनाए हुए हैं। तो अभी इस वक्त दिल्ली में क्या कुछ अपडेट है? देखिए मैं बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए दिल्ली की राजनीति जो है वो पूरे देश से अलग है। दिल्ली की जो जनता है वो केजरीवाल के, विधानसभा की बात करें तो हर एक आदमी जो है वो केजरीवाल के साथ जाकर खड़ा होता है, केजरीवाल की तारीफ करता है।
केजरीवाल की नीतियों को सराहता है। लेकिन वहीं अगर हम लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा चुनावों में ये जो है वही वोटर जो है वो मोदी की तरफ शिफ्ट हो जाता है, वो नेशनल पार्टियों से कांग्रेस की तरफ ना जाकर वो बीजेपी को वोट देता है। बीजेपी की हमेशा से बढ़त रही है दिल्ली में लोकसभा में। पिछली बार आपको याद होगा 86 की 7 सीट बीजेपी ने जीती थी और अब की बार भी सेम वही पैटर्न जो है बीजेपी दिखाई दे रही है, सुपर साफ है कर चुकी है। उसके बाद विपक्ष, हालांकि विपक्ष से पहले भी दिल्ली में कोई नेता बिल्कुल क्लीन स्वीप कर दिया है। बीजेपी इस वक्त 7 सीट पर आगे बढ़त बनाए हुए है। चाहे बांसुरी स्वराज हो, पहली बार वो सुषमा स्वराज की बेटे पहली बार चुनावी मैदान में उतरी है, चाहे मनोज तिवारी हो, उनको बाद दोबारा भाजपा ने इस बार भरोसा जताया। सभी सीटों पर बीजेपी अभी तक बढ़त बनाए हुए है। देखिए रिजवान, जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं, क्या लगता है आगे क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ हो सकता है? बीजेपी बढ़त बनाएगी या फिर पीछे की तरफ जाएगी या फिर गठबंधन लगातार आगे ही बढ़ता रहेगा? क्या लगता है आपको, क्या कयास लगाए जा रहे हैं? देखिए निश्चित तौर पर कई घंटों से मैं देख रहा हूँ कि बीजेपी का जो रुझान है वो एक सुई पर आगे अटका हुआ है, वो उससे ऊपर नहीं जा रहा है। और वहीं अगर मैं इंडिया गठबंधन की बात करता हूँ तो इंडिया गठबंधन का जो लोग हैं, जो इंडिया गठबंधन का रुझान है वो लगातार सबको मार रहा है, वो लगातार ऊपर जा रहा है। लेकिन ये अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी मैं कहूँ कि कौन किसकी सरकार बनाएगा। मुझे लगता है कि अभी पूर्ण बहुमत का तो आंकड़ा रुझानों में भाजपा पार कर चुकी है, लेकिन अगर भाजपा की सरकार बनती भी है तो वो उस दमखम के साथ नहीं बनेगी जैसी 2019 में थी, या जो भाजपा ने नारा दिया था अगली बार 400 पार, वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। 400 छोड़िए, अगर भाजपा इस वक्त आज का अगर मौजूदा हालात में देखो 300 पार अगर कर जाए तो बहुत बड़ी बात होगी अपने आप में। भाई विपक्ष जो है अपनी बात सुधर कर आया है, सशक्त होकर आया है। इंडिया गठबंधन जो जमघट था 27-28 दलों का, उसका आपकी बात कमाल दिखाया है। और ये लोकतंत्र के लिए कहीं ना कहीं एक मजबूत विपक्ष जरूरी होता है, कहा जाता है, और विपक्ष ने ये बात दिखा दी है कि हम एक हैं, हम मजबूत हैं और हम सरकार के आगे टिके हैं। ठीक है, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रिजवान। तो जनता जनार्दन का फैसला सबसे बड़ा होता है और आज आप सुबह से देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है बाजी बिल्कुल पलट चुकी है। 2019 में बीजेपी बहुमत के साथ आगे आ रही थी, लेकिन इस बार जो है यूपी में नतीजे काफी चौंकाने वाले थे। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।